स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र खत्म हो गया है। सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कई बार आमने सामने हुए तो कई मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्र के पहले 2 दिन जहां हंगामेदार रहे तो आखिरी दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली और पक्ष विपक्ष के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य देखने को मिला। हालांकि कुछ विषय ऐसे रहे जिन्हें लेकर तीखी बहस भी हुई। मानसून सत्र खत्म हो चुका है और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। 3 दिन चला सत्र कई मायनों में खास रहा। सरकार को घेरने के लिए जहां विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी तो वहीं सरकार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। कानून व्यवस्था, खनन माफिया, अवैध कॉलोनियों के मुद्दे समेत सड़क, जलभराव, पानी निकासी, फसल मुआवजा और नशाखोरी की समस्या तक हर मुद्दे को लेकर विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे। मंत्रियों ने सवाल के जवाब तो दिए और कुछ मामलों में जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक सदन में मुखर नजर आए। सिर्फ सदन ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी सीएम और पूर्व सीएम के बीच शायराना अंदाज में वार पलटवार देखने को मिला। सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा पर तंज कसते हुए शेर कहा कि लहजे में कसक चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। जिस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार पूछ रही है मेरी और ना देख, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। दोनों नेताओं के बीच इस शायराना वार पलटवार पर आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने तंज कसा और कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र चल रहा है या मुशायरा। यहाँ बात बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की होनी चाहिए। सरकार सेवा के लिए होती है और विपक्ष संघर्ष के लिए होता है। यहां सब गालिब बने हुए हैं। कुल मिलाकर 3 दिवसीय मानसून सत्र कितना खास रहा, यादगार रहा और कामकाज के हिसाब से कितना दमदार रहा, बड़ा मुद्दा में आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं नशाखोरी की समस्या पर अभय चौटाला ने क्या सवाल उठाए और गृह मंत्री अनिल विज ने उनके सवालों का कैसे जवाब दिया। हमारे 50% से ज्यादा जो है युवा हैं, अगर उसकी एवरेज आप निकालोगे तो हमारा 20% युवा जो है आज इस नशे की चपेट में है। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है और सरकार जहां कंट्रोल की बात करती है, कंट्रोल करने। अब दुखी क्यों हो रहे हो? हो गया, मैं ठीक बात बता रहा हूँ, आप दुखी होने लग जाते हो। वो डिटेल्स आपने बताई है, खड़े हो गए, मैं बता रहा हूँ, वो खड़े हो गए। आज मैं बता रहा हूँ, पूछने वाले हैं आप पूछने वाले हैं, जवाब इकट्ठा दे देना। नहीं, आप अपने भाई, मैं 3-4 लोग और बताएंगे भाई, उनके भी दे दूंगा, मैं आपके जवाब दे दूं। पहले आप सबका इकट्ठा दे देना। हमने एनसीबी बनाई है और हमने ग्राम लेवल से लेके स्टेट लेवल तक की हम कमेटियां बनाते हैं। उसमें सब लोगों को हम रख रहे हैं कि ताकि सारी इंफॉर्मेशन थी। हमने ऐप्स बनाए हैं, हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं और उसके साथ साथ लगातार हमारी पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। और मैंने आपको डेटा से बताया, आंकड़ों से बताया कि वो हर साल इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, इसमें आगे बढ़ रही है और उसमें सुधार की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। आदमी को जिसको 10 साल की सजा जिसमें निर्धारित है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम उसको 2 या 3 साल जेल में रहने के बाद कहीं जाकर के जमानत मिलती है। इसके लिए आप सख्त कानून बनाओ और कानून बनाने के साथ साथ चिट्टा पीने वाले को या गोली खाने वाले को पकड़ने की बजाय चिट्टा बेचने वाले को पकड़ो, ताकि इस नशे के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मेरा सुझाव ये है, हम इस पर विचार भी करेंगे कि इसको अगर और सख्त किया जा सकता है कानून को, तो हम इस कानून को और सख्त करेंगे। जहां पर आप बार बार शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेज तो है, ओवरऑल पुलिस में शॉर्टेज है। इसके अलावा भूमि के अवैध हस्तांतरण को लेकर सीएम मनोहर लाल ने सदन को सरकार के कदम से अवगत करवाया, जिसे लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी चिंता जाहिर की। हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है, क्योंकि एक निर्णय ये हुआ कि जो शामलात जमीन है वो पंचायत की जमीन होगी, अब किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी।
लेकिन पहले से कुछ जमीनें उसका जो हुआ है क्या उसको इंतकाल जो हुआ है प्राइवेट लोगों के नाम हुआ है। अब वो प्राइवेट लोग अगर हम उसका अभी ध्यान नहीं करेंगे तो आगे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, और कल को विवाद बढ़ेंगे तो वो फिर इसका जो बीच में निकल गया वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, सामने चली गई। इसमें से एक अंतरिम, मेरी पूरी बात मैं कर लूं, हाँ, इसमें से अंतरिम एक सूचना निकाली है। ये सारी जमीनें देश शामलात हैं या जो शामलात के प्रकार उसमें डाले गए हैं, उन सब का एक बार इंतकाल वो जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाए। अब उस जमीन को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, अभी ट्रांसफर नहीं करा रहे। ये जब हुआ तो देश आमलात प्रोरेटा बेस पे बटे थे, वो अलग और है। बहुत सारी मिस यूज नहीं हुई, तो उसका एक ही तरीका है कंसोलिडेशन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आओ 23 में, मैं वही बता रहा हूं, ताकि उसका मैं बता रहा हूं, समाधान निकल सके। पर हम राय ले रहे हैं, के बाद राय ले रहे हैं इस पर, हमारी जो लीगल कमेटी है वो राय देगी। पहले राय ले लेते, उसके बाद इनको लिखते। इस बीच में तो बिक जाती, इस बीच में तो अब तक नहीं बिकी, कैसे बिक जाती थी? यही तो रोकना जरूरी है। और 100 साल में नहीं बिकी, अब कैसे बिक जाती है? मैं कहता हूँ जिनको ये खतरा है कि कल को मेरे हाथ से निकल ना जाए, वो एक मिनट में इस फैसले का सबको मालूम है। वो तो फिर आपसे दरखास्त ये है कि अब इसको ऐसा है, अभी ऐसा गाँव में झगड़ा मत पैदा करो। चिंता उनको तो हो सकती है, चिंता उनको तो हो सकती है जिन्होंने देश शामला जमीनें ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, उपयोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको हम वापस लेने की बात नहीं कह रहे। अभी केवल वो आगे ना बेच सकें इसलिए उनकी म्यूटेशन हमने रद्द किया, और कुछ नहीं। आगे तो विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, सभी ने कर रखी थी पूरी तैयारी, कौन किस पर पड़ा, कितना भारी, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हुए हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। प्रोफेसर विधु रावल जी, 3 दिवसीय मानसून सत्र और हंगामा भी यहाँ पर 2 दिन तक देखने को मिला। हालांकि तीसरे दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली बिना किसी यहाँ पर अड़चन के, बाधा के। कैसे आप ओवरऑल देखते हैं विपक्ष के सवालों का? आपको लगता है कि पूरी तरीके से माकूल जवाब जो है सरकार ने दे दिया है इस सत्र के दौरान? आपको कायनात जी और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए किस प्रकार, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं जी। देखिए जो 3 दिन का मॉनसून सत्र में हमने देखा, बिल्कुल यही स्थिति जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में हम पिछले 3 साल से, बल्कि यूं कहूं पिछले 8 साल से देख रहे हैं। किस प्रकार विपक्ष जो है जनता के मुद्दे उठाने में बिल्कुल विफल है। कृत्रिम विषय बनाकर खड़े करना और उनका जवाब लिए बगैर भाग जाना। विपक्ष की जो भूमिका हम सदन में देख रहे हैं वही आपकी डिबेट पर देख रहे हैं। जिन लोगों की जो लोग अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहते हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर चर्चा करें, आपकी डिबेट में आए। 40 प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस ने बना रखे हैं, 3 बार लिस्ट बनी है हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, लेकिन एक भी प्रवक्ता आपके यहाँ डिबेट में आकर आमने सामने चर्चा करने से कितरा रहे। क्योंकि चर्चा करेंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो झूठ वो जाकर अपने समर्थकों के बीच बोलते हैं, जिस प्रकार से वो प्रयास करते हैं जनता को बरगलाने का, वो यहाँ नहीं चल सकता। इसी प्रकार का आचरण हमने देखा मॉनसून सत्र के दौरान, जब वो हर विषय पर वॉकआउट कर रहे थे। प्रदेश के विकास से जुड़े हर विषय पर उनका इस प्रकार से वॉकआउट करना, किस प्रकार से नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की भूमि के अंदर एक बड़ा जो क्षेत्रफल है उसमें एक बड़ा लैंडमार्क सुधार किया गया है, किस प्रकार जो है जल संरक्षण के ऊपर जो है एक बड़ा लैंडमार्क काम किया गया है। इन सभी विषयों पर जो है कांग्रेस का बिल्कुल नदारद रहना, बेरोजगारी, महंगाई के विषय सदन से बाहर उठाने, लेकिन यहाँ डिबेट में जिस प्रकार से कांग्रेस वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं मैं यहाँ पर कि वो आए यहाँ पर अपनी बात रखें, जो जनता के बीच में झूठ बोलते हैं। और असल में जनता भी उनका झूठ समझ चुकी है, इसलिए हर चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है।
जनता का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और ये विपक्षी दलों की बात को जनता सीरियसली नहीं लेती। अब यहाँ जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता हैं, एक की तो सदन में मौजूदगी नहीं है, और दूसरे जो हमारे साथी हैं उनका केवल एक विधायक, जो कभी अपने सत्ता चलाया करते थे, जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हरियाणा के अंदर अपने प्रतिनिधित्व रखते थे, उनका केवल एक विधायक है जो खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है। वो यहाँ से नदारद है, गायब है, हिम्मत नहीं जुटा पाती हमारे सामने चर्चा तक करने की। देखिए, ये सुंदर चित्रण है, बिल्कुल सारी स्पष्ट स्थिति करता है कि विकास के विषयों को लेकर कांग्रेस जो है उसका आचरण जो है नॉन सीरियस रहा है, हमेशा से रहा है। वो केवल बहकावे की राजनीति करती है, कभी आंदोलन जीवी खड़े कर कर झूठे और कृत्रिम आंदोलन खड़े करती है, कभी बहुत सारे विषयों को लेकर जनता को बरगलाने का काम करती है। प्रोफेसर विधु रावल जी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो कुछ मुद्दे यहाँ पर सदन में उठाए गए वो सभी कृत्रिम थे, बनावटी थे? कानून व्यवस्था को लेकर जो पहले दिन हंगामा सदन में देखने को मिला, जो चिंता जाहिर की गई कांग्रेस की तरफ से, क्या वो बनावटी थी, नकली थी? देखिए, बनावटी इसलिए थी क्योंकि उनके कार्यकाल में 2005 से लेकर 14 तक जो है हमने देखा किस प्रकार क्राइम जो है, और सेक्शन वाइज हमने बताया कि वो किस प्रकार राइज पर था। और 2014 से लेकर आज 2022 के बीच का हमने जब टेबल कंपैरिजन ड्रॉ किया तो देखा कि हमारे यहाँ पर उसकी बनस्पत कम हुआ है। दूसरा, नामी गैंगस्टर्स का एक के बाद एक उनको पकड़े जाना या उनका एनकाउंटर होना, ये अपने आप में बताता है किस प्रकार खनन माफिया पर हमने रोक लगाई, किस प्रकार से हमने रेत माफिया पर रोक लगाई, किस प्रकार से ड्रग माफिया पर हमने ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, सरकार ने प्रभावी कदम उठाए, लेकिन जो बातें हाल फिलहाल में निकल के सामने आई, क्या आप उनसे भी इनकार कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं हुआ, या ये गंभीर विषय नहीं है? जैसे विधायकों को धमकी मिलने की बात, खनन माफियाओं द्वारा डीएसपी को कुचला जाना, हत्या किया जाना उनकी। देखिए, दोनों बातों को एक 10-10 सेकंड में मैं जवाब देता हूं। मुझे लगता है आपको और प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। जो विधायकों को धमकी मिलने वाली बात है वो केवल हरियाणा के विधायकों को नहीं मिल रही थी, वो पंजाब के विधायकों को भी मिल रही थी, वो दिल्ली के विधायकों को भी मिल रही थी। लेकिन उसमें 6 सारे के सारे 6 आरोपी जो साइबर क्राइम कर रहे थे, उन 6 के 6 आरोपियों को हमने, यानी हरियाणा पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया। पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हरियाणा की पुलिस ने किया। उनके तार अफगानिस्तान के मोबाइल फोन लिए हुए पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थे। यहाँ एक साइबर क्राइम चल रहा था, एक फिरौती का काम करने की कोशिश थी, उसको पकड़ा किसने? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने पकड़ा। तो उसमें आप इसको कामयाबी मानी। दूसरी, आपने डीएसपी साहब की बात कही। डीएसपी साहब बहुत बहादुर थे, उनका किस प्रकार से कत्ल किया गया, ब्रॉड डे लाइट में किया गया, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, वहां माफिया नहीं था। अगर माफिया क्या होता था, माफिया जो हमारे सामने यहाँ पर लोकदल के साथी बैठे हैं, इनकी और कांग्रेस की सरकारों में संरक्षण से जो काम होता था उसको माफिया बोलते हैं। यहाँ तो एक चोर जो चोरी कर रहा था, उसने देखा कि एक बहादुर डीएसपी सामने खड़ा है। अब कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि जेब में से मोबाइल निकाला और किसी राजनीतिक आका को फोन किया और बच गए। कायनाथ जी, बात पूरी करने दीजिएगा मुझे। उसको पता था, उसके सामने उसका काल खड़ा था डीएसपी के रूप में, उसको पता था कि कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। अगर ये डीएसपी के हाथ आ गया तो जान नहीं बचेगी मनोहर लाल सरकार में, इतना यहाँ पर। तो उसने उस समय वो घृणित हरकत की है। यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि किसी प्रकार का माफिया इस समय ऑपरेटेड नहीं है। माफिया की कमर, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो दुस्साहस नहीं था, वो एक प्रकार का डर था सरकार के प्रति, और इसीलिए इस तरह से डीएसपी को मौत की घाट उतार दिया गया। डर में काटता है जी, सांप डर में काटता है। चलिए, इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर सवाल, यहाँ पर इनेलो के शासनकाल पर भी उठाए गए हैं, कांग्रेस पर भी उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस से इस वक्त हमारे पास कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर मौजूद, उनका पक्ष हिम्मत ही नहीं है साहब, उनकी हिम्मत ही नहीं है, अपनी हिम्मत ही नहीं है यहाँ पर आकर डिबेट करने की। कृष्ण कुटेल जी, कृष्ण जी आपकी आवाज। जी जी हाँ, तो दूसरा जो है कि अभी विधु रावल जी जो बोल रहे थे, तो यहाँ पर ये और कल्पित जो है कि बातें जो है कि सामने रख रहे थे, कह रहा कि पार्टी का जो है यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है। तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो है कि इस मॉनसून सत्र के अंदर जो है वो 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आई, लेकिन वो प्रस्ताव जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव थे। जैसे अवैध खनन का मामला, डीएसपी को मारा जाना, बेरोजगारी की समस्या जो है कि
पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है कि बड़े पैमाने पे है और हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कपास की फसल के नुकसान की भरपाई के मुआवजे के बारे में, बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है, जो बुजुर्गों का जो मान सम्मान है उसके ऊपर कुठाराघात बीजेपी की तरफ से, बढ़ते भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में, और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, यानी हॉस्पिटलों के अंदर जो है उस स्टाफ की कमी के बारे में, और एजुकेशन शिक्षा के स्तर को देखें तो विद्यालयों के अंदर जो है कि अध्यापकों की कमी, और बढ़ते नशे के कारोबार के बारे में, बकाया बीमा क्लेम, जो किसानों की जो फसल खराब हुई है और जो कंपनी ने जिन फसलों का बीमा किया हुआ है उसके क्लेम के बारे में, और जल भराव से खराब हुई फसलों की जो है कि स्पेशल गिरदावरी के बारे में, और दूसरा जो है कि विधायकों को जो धमकी, जो आम जन के प्रति भी जो है कि अपराध जो है कि ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है ये 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आई है, तो लेकिन विधानसभा के अंदर जो है तो 3 प्रस्ताव को ही जो है कि वो मंजूरी दी गई। अवैध खनन के बारे में है, नशे के बारे में है, और विधायकों को मिल रही धमकी के बारे में है। लेकिन आज जो है कि जनता जानती है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, लेकिन जो है कि ये कांग्रेस सरकार में बैठे जो लोग हैं ये सुनते किसी की नहीं है। जैसे कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है जब नशे के बारे के ऊपर जो है कि बातचीत करना चाहा, तो माननीय गृह मंत्री महोदय जी ने जो है कि उनकी बात को सही तरीके से नहीं सुना। लेकिन सरकार का काम होता है और विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कि वो सामने रखे और सरकार उसका जो है कि सकारात्मक जवाब दे। तो यहाँ पर सरकार जो है कि सकारात्मक जवाब ना दे करके जो है वो इधर उधर की बातें करके जो है कि उसको रफा दफा करने का जो है कि काम इस सेशन के अंदर हमें आज देखने को मिला है। और जैसे कि आज जब अभय चौटाला जी जब नशे कारोबार के बारे में जो है कि वार्तालाप कर रहे थे और उन्होंने पूर्ण तौर से जो कहा कि आज 11 जिले जो है वो ज्यादा नशे की चपेट के अंदर है, और इन नशों को लेकर के यानी 95,863 जो है कि लोग जो है कि ओपीडी का दौरा किया उन्होंने, और जिसमें से 28,283 जो है कि वो महिलाएं थी, और 2,065 जो लोग थे वो भर्ती होने का काम जो है वो ओपीडी के द्वारा भर्ती होने का काम हुआ। और जो स्पेशल एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जो है नशे की जो है ओवरडोज 2014 से लेके अब तक जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 329 लेकिन उस पर गृह मंत्री ने कहा भी कि हम इस पर काम कर रहे हैं, और किस नशे के कारण जो मौत हुई है, कारण क्या रहा मौत का, इसको लेकर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे और ज्यादा इस तकनीक को बढ़ाएंगे। 33 मौतें जो है कि सिरसा के अंदर हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है नशे की रोकथाम के लिए जो यहाँ पर जो है कि स्पेशल जो है कि टीम तैयार की गई है, और उस टीम के द्वारा जो है वो जो सरकारी पद जो भरने हैं वो अब तक सरकार वह भर नहीं पाई है। तो इसलिए जनता को गुमराह करती है, और उनके प्रवक्ता जो है कि यहाँ पर बैठ करके जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं और अपने आप को अच्छा बताते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब भी सरकार रही है तो लेकिन जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्होंने जो है कि उनके ऊपर काम जो है कि वो सकारात्मक काम किया है। तो चलिए नरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले रावल जी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। रावल जी की बात ले लेते हैं पहले। जी रावल जी, बहुत छोटी सी बात। पहली बात तो उन्होंने मुआवजे की बात कही। सन 1966 जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक यानी 48 साल तक पूरे हरियाणा की सरकार ने अलग अलग तरीकों से जो किसान को मुआवजे के रूप में दिए थे वो 2350 करोड़ थे। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब से लेकर अभी 7.5 साल हुए हैं, यानी 48 साल में 2350 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचे हैं। हमारी सरकार बनी है 2014 में, 14 से लेकर 22 तक ये जो है हम 8912 करोड़
इनसे 4 गुना ज्यादा, 7 साल में 4 गुना, 48 साल में 23 रावल जी, आप कह रहे हैं कि आपने 4 गुना ज्यादा मुआवजा, लेकिन उससे लेकर अब तक महंगाई का भी तो ग्राफ देखिए ना, पैसे की वैल्यू देखिए ना, कितनी कम या बढ़ गई है। वैल्यू बता दीजिए, आप बता दीजिए वैल्यू। जब हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त क्या चल रहा मैं बीच में बोला था क्या? पटेल साहब मैं बीच में बोला था क्या? पटेल साहब, मुझे एक बात समझाइए, परिप्रेक्ष्य में रखने दीजिए, परिप्रेक्ष्य में रखने दीजिए। गरीबों के मकान ढाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये कुटेल जी बात ले लेते हैं पूरी राउंड की, उसके बाद आपको मैं पूरा टाइम दूंगी। कुटेल जी, तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश शर्मा, उनकी बात में मुझे जाना है। जी रावल जी, तो 48 साल में 2350 करोड़ और 7.5 साल में 8912 8912 करोड़। अब रुपए की वैल्यू को आप खुद आकलन कर लीजिए, इतनी बड़ी है क्या? इसका कर लीजिए। इनके समय 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक आया करते थे, कांग्रेस पार्टी के समय भी, लोकदल के समय भी। हमारी सरकार जब से बनी पहले दिन ही हमने कानून बनाया कि हम 500 रुपए से कम चेक नहीं देंगे। पहले दिन हमारे कृषि मंत्री जो थे, जो आज हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने कहा कि हम मुआवजे को सीधा बढ़ाकर, यानी 26 अक्टूबर 2014 से एक दिन पहले जो मुआवजा किसान को प्रति एकड़ प्राकृतिक आपदा का 6,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था, उसको अगले ही दिन बढ़ाकर, कायनाथ जी सुनने वाली बात है ये, एक दिन में बढ़ाकर डबल कर दिया, उसको 12,000 कर दिया। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये अब 15,000 हो गया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये क्या रुपए की वैल्यू एक दिन में 2.5 गुना हो गई क्या? एक दिन में 2.5 गुना हो गई क्या रुपए की वैल्यू? लेकिन मांग भी तो लंबे वक्त से उठती आ रही थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, मौजूदा सरकार ने तेजी से इस पर काम किया। और आंदोलन जी भी बताते हैं नशे की बात पूछ रही है। पटेल जी आप जवाब नहीं लेना चाहते क्या? पटेल जी आप तो अच्छे आदमी हैं, चलिए जवाब नहीं लेना चाहते क्या? नरेश शर्मा जी नशे का मुझे एक छोटा सा जवाब और दे देने दीजिए। नशे को लेकर हमने, आज मैं नरेश जी आती हूँ, एक सेकंड जी। नशे के लिए एनसीबी का गठन करना हो, चाहे गांव से लेकर स्टेट लेवल तक कमेटी बनानी हो, चाहे ऐप सॉफ्टवेयर के जरिए उसकी पल पल की रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम करना हो। एक धाकड़ नाम का कार्यक्रम है नरेश जी, हमारे हरियाणा में चलता है, आप तो दिल्ली वाले आप वाले हैं। धाकड़ में 25 लाख स्टूडेंट्स को हमने एनरोल किया, उनके बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी किया, जो पूरे हरियाणा की आधी आबादी है। उसमें सोशल एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटीज काम कर रही हैं। 883 उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो चुके हैं। 3,58,390 उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसका एक व्यापक असर हुआ है। हमारी सीख कर कुछ पंजाब की सरकार को सिखा दीजिए, नशे का कारोबार वहां से हरियाणा की तरफ आ रहा है, सिखाइए अपने पंजाब की सरकार को कुछ। चलिए नरेश शर्मा जी, जल्दी से यहाँ पर पंजाब सरकार को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए, और इससे पहले जब विधायकों को धमकी मिलने का मामला, जब यहाँ इस बात का जिक्र हुआ, तब भी रावल जी ने कहा कि ना तो दिल्ली की सरकार ने उसको लेकर कोई कदम उठाया, ना तो उन आरोपियों को पकड़ा, और ना ही पंजाब सरकार ये काम कर पाई, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये किया है। तो सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन जो है वो खोज रही है, ऐसे में सवाल यहाँ पर यही कि आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को कैसे देख रही है, और इस दौरान जो कुछ सियासी हलचल या फिर सवाल जवाब का दौर जो विधानसभा के अंदर चला मानसून सत्र के दौरान, उसे कैसे देखती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और हमारे खिलाड़ियों को भी जिन्होंने मेडल लेके आए हरियाणा के अंदर, हमारा मान सम्मान रखा हरियाणा का और पूरे देश का। तो अब आते हैं मुद्दों की बात पे। हमारे विधु भाई और कृष्ण जी, आपका बात ठीक है कि हम अभी सत्ता में नहीं है, आपके साथ विपक्ष में। चलो आप ये तो उम्मीद कर रहे हो कि एक पार्टी का विपक्ष के लोग तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम तो आ रहे हैं आपके जवाब देने के लिए। आपसे जवाबदेही हम तय करेंगे। और सबसे पहले कि आपने डिजिटल किया, 3 दिन का सत्र था ये, और आपने डिजिटल किया और उसके अंदर ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हो आप, जिसके लिए हरियाणा के मुद्दों के लिए ट्रेनिंग कैंप के लिए 3 या 4 घंटे खराब करने के लिए नरेश शर्मा जी, बड़ी माफी के साथ में अभी मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ पर चर्चा हमारी लगातार जारी है हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर। ये सत्र जो है कितना यादगार रहा और कितना खास रहा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाएं, घर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा हमारा स्वाभिमान, तिरंगा हर भारतीय की पहचान, तिरंगे में है आजादी की खुशबू, घर घर अलख जगाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, आजादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, मां की आरती से करें दिन की शुरुआत, सीधे मां के द्वार से लाइव, रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में। और आज चर्चा हो रही है विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कि 3 दिवसीय मॉनसून सत्र में कौन किस पर कितना भारी पड़ा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुटेल इनालो के प्रवक्ता जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नरेश शर्मा जी। थैंक यू कायनात जी। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की पूरे प्रदेश को और पूरे देश को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूं और अपने खिलाड़ियों का जिन्होंने मान सम्मान रखा पूरे देश और प्रदेश का, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं जो हमारे मेडल लेके आए। फिर हम मुद्दे पे बात करते हैं कि सबसे पहले विधानसभा के अंदर ये कह रहे थे कि हम विपक्ष के अंदर नहीं है। चलो आप ये तो मानते हो कि हम अगला विपक्ष क्या हम सत्ता बनाएंगे और फिर आप लोग विपक्ष में आएंगे, क्योंकि हरियाणा में पहली बार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन हम बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। एक मिनट विधु जी पहले बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। और आप पहले मुद्दा लेके आए कि डिजिटल बनाने के लिए विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाने के लिए आपने 3 दिन का विधानसभा सत्र था जिसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सदन के अंदर संसद में अगर एक दिन संसद नहीं चलती तो हमारा 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है और जिसके अंदर ये हमारा जनता का टैक्स पे का पैसा है और जिसमें अगर विधानसभा नहीं चलती तो आपको क्या करना था, जनता के मुद्दों के लिए ये जो डिजिटल लेके आए उसके लिए एक स्पेशल क्लास रखनी चाहिए थी विधायकों के लिए, क्योंकि ये जनता के लिए काम करना था ना कि विधायकों के लिए। डिजिटलाइजेशन जरूरी है लेकिन उसके लिए अलग से समय देते आप, क्यों जनता का समय और जनता का पैसा खराब किया। फिर आते हैं कि आपके पास अनिल विज जी ने डीएसपी का मुद्दा उठाया, तो आपके प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा लोग बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं है कानून व्यवस्था के ऊपर, जो डीएसपी के ऊपर हमला हो सकता है। फिर आप किसको सुरक्षित समझते हो? आपके विधायकों के ऊपर कह रहे हो कि आप बाद में हमने उनके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन क्या, पहले डर ही नहीं है आपके पास? बताओ व्यवस्था के अंदर डर है या नहीं है? जब डर ही नहीं रहेगा तो कोई भी कानून व्यवस्था के अंदर ये क्राइम तो होंगे ही होंगे। एक छोटे से सिपाही की बात छोड़ो, आपने डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और वहीं पे ऑन द स्पॉट जिसके साथ सिक्योरिटी होती है। अगर फिर आप ये देखो ना कि आप नशाखोरी की बात पे आ जाते हैं
नशाखोरी में आप बताइए कि आप कह रहे हो कि पंजाब में हमने नशाखोरी कम की है, ना कि ज्यादा। वहां से एक मिनट आप पहले बात सुन लीजिए। नशाखोरी, फिर आपका राज्य है, आपने 9 साल के अंदर कितना कर्जा लिया है? आपको मैं गिरा हूं आपको 1966 से लेके हमारे पास 2014 तक 70,934 करोड़ रुपए का कर्जा था हमारे प्रदेश के ऊपर, और 7 सालों के अंदर 1,52,837 करोड़ रुपए कर्जा हो चुका है। तो वो कर्जे का जिम्मेवार कौन है? 8 साल के अंदर आपके विधायक और आपके मंत्री कहते हैं कि हम विकास के लिए ले रहे हैं। आपके मंत्री जो 10वीं पास हैं वो कहते हैं विधायक हम सिर्फ इसको डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना है तो बताइए कैसे, जब आपके पास जेब में पैसा ही नहीं है तो आप कर्जा लेके देश की। एक मिनट आपको गिना देते हैं, पहले मुद्दों पे बात कर भगवंत मान कितने पड़े हुए हैं? विदु जी एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, बता रहे हैं आप सुन लीजिए। भगवंत मान नहीं, भगवंत मान कितना पड़े हुए हैं? 20,000 पोस्ट वैकेंट है पुलिस के लिए आपकी, 23,000 हेल्थ वर्कर के लिए आपकी वैकेंसी है जो है आपने अभी तक फिल नहीं करी है। 44,924 वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी है। ये देश को रोजगार देने के लिए 3 दिन का सेशन होना चाहिए था, प्रदेश को रोजगार देने के लिए। आप उसके अंदर रोजगार देने के लिए बात नहीं करते हैं, बस आप खट्टर जी को और जो है ना हुड्डा जी को एक अलग से गोष्ठी को बना दीजिए जहाँ पे मुशायरा हो, आपको सुनने के लिए आ जाए। दोनों पार्टियां बैठ के ना मुशायरा कीजिए, और ताकि फिर आपके पास तिरंगा स्कूलों के अंदर तिरंगा के लिए नोटिफिकेशन दे दिया। छोटे बच्चे, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। तिरंगे के लिए आपने बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपको 25-25 रुपए में तिरंगा देंगे XYZ, या 50 रुपए में। एक छोटा सा बच्चा है जो 50 रुपए अपने घर से लेके जाएगा, क्या आप कहना चाहते हो तिरंगे के लिए? क्या बच्चों को फ्री में तिरंगा नहीं देना चाहते? देश क्या है बच्चों के लिए, बच्चों से भी पैसा लेगा। चलिए रावल जी अब कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश शर्मा जी, मैंने पॉइंट वाइज जो है इनका रिबटल करूं बस आपका, और धैर्य से सुनिएगा। नरेश जी, आपने कर्जे की बात उठाई, पहली कर्जे की बात उठाई। आपके सरकार बनने से पहले केजरीवाल साहब ने ANI को एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया था। उसमें बताया था कि बजट है 1,70,000 करोड़ का पंजाब का, उसमें 20% तो कमीशन में जाता है, 34,000 करोड़ तो ये हो गए। 20,000 करोड़ रुपए रेत माफिया से लेंगे और ड्रग माफिया से लेंगे। ये 20,000 करोड़ जमा 34,000 यानी 54,000 करोड़ का आपने बताया था कि मैं चुनाव जीतने से पहले, सरकार में आने से पहले लेकर आ रहा हूं। हुआ इसके उलट, जब आपने अपनी वो लोक लुभावनी जो योजनाओं की चर्चा की थी, जिस दिन आपकी सरकार बनी उससे अगले दिन ही भीख का कटोरा लेकर आप चले गए, बोले कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दो। तो भीख भी मांगनी है और फरारी की सवारी भी करनी है। एक बार बीच में बोलिए, मुझे पता चुभेगा, मुझे पता ना चुभेगा आपको, मुझे पता आपको चुभेगा, बर्बाद कर दिया देश को और प्रदेश को। बीच में मत बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में आप भी बोल रहे थे, उसके लिए आप बताइए ना। सुन लीजिए, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बनता है। सुनिए, अभी थोड़ा सा, अभी तो और भी बहुत कुछ सुनना है आपने, अगर अनुमति देंगे। आप कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, मुझे पता चुभेगी मेरी बात। आप कहें तो मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो भीख भी मांगना और फरारी की सवारी भी करनी, इसकी निंजा टेक्निक केजरीवाल साहब के पास है। दूसरी सुनिए मेरी बात, आप नशा मुक्ति के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। आप नशा मुक्ति का वादा कर दिल्ली के अंदर आपने सरकार बनाई थी। अब आपके पूत के पांव तो पलने में दिखेंगे, और क्योंकि आप इसको बार बार मेरा राज्य बोल रहे हैं, हमारा राज्य बोल रहे हैं, अपना राज्य तो बता भी नहीं रहे अपनी बातचीत में। आपका राज्य, आपके विधायक इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं कि 293 करोड़ रुपए खर्चे आपने, जब कोरोना से पीड़ित था दिल्ली के लोग कोरोना से पीड़ित थे, उस समय केजरीवाल साहब 293 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं। हरियाणा से 25% छोटा राज्य है दिल्ली, और हमसे 25 गुना ज्यादा इनका एडवर्टीजमेंट का बजट है। ये तो मार्च पर तक के एक स्पीड ब्रेकर का एडवर्टीजमेंट मार्च पर करके आ गए। अब नशा मुक्ति की जल्दी से बात कर लेते हैं। आपने कहा कि नशा मुक्ति कर देंगे, आपने अभी एक तो अपनी 1400 करोड़ रुपए माफ किए अभी शराब के ठेकेदारों से, उसमें केजरीवाल साहब को कितना मिला मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिसी आपने वापस करनी पड़ी आपको। इसके अलावा 850 ठेके शराब के आपने नए खोल दिए। आपने तो एक और निंजा टेक्निक बनाई नरेश शर्मा जी, आपने तो कहा नवरात्रों में शराब खरीदने पर डिस्काउंट देंगे। दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि नवरात्रों में शराब की बिक्री बनाने के लिए केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं डिस्काउंट दूंगा।
घर घर शराब बेचने के लिए टेट्रा पैक बनाए साहब। आप 15 लाख वाईफाई। रावल जी फिलहाल यहाँ पर बात आज हम हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कर रहे हैं। हरियाणा में तो है नहीं ना ये तो इनसे बात तो दिल्ली और पंजाब की। हरियाणा के अंदर क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या? शराब के ठेके क्या प्राइवेट नहीं खोल रखे इन्होंने? जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि दूसरे स्टेट के अंदर, जिसके अंदर हमारा स्टेट दिल्ली के अंदर। रावल जी हम सिर्फ यहाँ पर विषय को लेकर बात करना जरूरी समझ रहे हैं। आपकी सरकार की 5 साल पंजाब के अंदर जिसको नरक के अंदर डूबो गए आप, अभी क्या हुआ कि हरियाणा के विधायकों को पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके विधायकों को और दिल्ली के विधायकों को 3 स्टेटों के विधायकों को धमकी मिल रही है। उनको धमकी देने वालों को पकड़ कौन रहा है? पंजाब की सरकार नहीं पकड़ रही। जो राघव चड्ढा के पीछे 5-5 गाड़ियां लेकर पंजाब की सरकार पंजाब पुलिस की चल रही है, वो नहीं पकड़ रही। जो पंजाब के अंदर आए दिन जो इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी सरकार जाकर मुंबई में पकड़ रही है। 6 के 6 आरोपियों को पकड़ रही है। 2 आरोपियों को बिहार से पकड़ रही है। पकड़ कौन रही है? हरियाणा की सरकार पकड़ रही है। भाषण कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भाषण दे रहा है। देखिए कितना अंतर है। चलिए नरेश जी देखिए ठीक है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कानून सूत्रों में गुथा हुआ है, हम जानते हैं। और ये और किस प्रकार की आप राजनीति करते हैं साहब, फ्री वाली राजनीति। अब झंडे को भी फ्री कह रहे थे। अरे चलिए प्रोफेसर विधु रावल जी इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि 10 प्रस्ताव जो है ध्यान आकर्षण के इनेलो ने लगाए थे, लेकिन सिर्फ 3 को ही लिया गया, जिस पर भी माकूल जवाब नहीं दिया गया है। कृष्ण कुटेल जी। देखिए मैडम जी, अब यहाँ पर जो ये वार्तालाप आपस में जो चल रहा है, ये सभ्य व्यक्ति का परिचय नहीं है। सरकार में बैठे व्यक्ति को जो है कि उसकी शालीनता के साथ जो है कि जवाब देना चाहिए। विपक्ष का काम होता है प्रश्न करना, और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं, तो जनता के मुद्दे सामने जवाब देना ये सही नहीं। तो मैं एकमात्र विधायक यहाँ पर शालीनता हरियाणा प्रदेश के अंदर 2018 से लेकर विधानसभा के बाहर आके रावल जी ठीक है, आचरण कोई एक खो देगा तो क्या दूसरे का भी वही उसी तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं तो बोलने वाले के गिरेबान में झांकने के लिए कह रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। आचरण की बात कर रही है। इनके सुप्रीमो चप्पल उठाकर दिखाते हैं विधानसभा में, आचरण के भाषण दे रहे हैं। करनाल के अंदर जो है अजीब नहीं लग रहा? पैसे लेकर के जो लेकिन हम यहाँ पर मुद्दों को लेकर बात, किसी के आचरण को लेकर हम बात नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। रावल जी मुझे बोलना ना पड़ता अगर आप यहाँ पर प्रतिदिन 3 हत्याएं होती है, 4 बलात्कार होते हैं और 3 गैंगरेप की घटनाएं प्रतिदिन देखने को मिलती है। सरकार जो है कि इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया? यानी इस विशेष सत्र के अंदर जो है कि सरकार की तरफ से जो है कि जनता को जो है कि आश्वासन देना चाहिए कि हम जो सरकार के जो है कि प्रदेश के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, हम अंकुश लगाने का काम करेंगे और जो है कि अपनी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का काम करेंगे। दूसरा जो है कि 2018 के अंदर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अपराधों की जो संख्या थी वो 1,08,212 थी। लेकिन मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, ये 2021 के अंदर जो है कि कम होनी चाहिए, लेकिन ये 1,12,670 ये बढ़ोतरी की ओर क्यों है? क्योंकि आप सरकार विफल है। आप झूठ बोल करके जो है जुमलेबाजी करके जो है कि आप जनता को गुमराह करके जो है कि जल्दी से रावल जी ठीक है, जवाब तो देंगे ही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा भी। जनता के लिए काम कर रही है। चलिए कृष्ण जी, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, समाप्त करना है चर्चा को, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास में। जल्दी से विधु रावल जी। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। चलिए विधु रावल जी। पहली बात कुटेल जी जो आज
पंजाब के अंदर किस प्रकार का गैंगवॉर चल रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी हम पकड़ रहे हैं। अगर पूरा पंजाब घूमकर अपराधी हरियाणा के अंदर आते हैं, आरडीएक्स लेकर आते हैं, तो कोटक उनको करनाल में हम पकड़ते हैं। 2020 में हमने 304 गैंग्स को, मैं आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, सभी के लूंगी, ठीक है। 1724 केस सोल्व किए, 2021 में 423 गैंग्स को पकड़ा, 2326 केस सोल्व किए। विधानसभा के अंदर बता दिया है गृह मंत्री ने, लेकिन मैं ओवरऑल आपसे कुल मिला के बात करना चाह रही हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ। खबर फास्ट के लिए ये आंकड़ा, जो आंकड़ा दे रहा हूँ ये विधानसभा का आंकड़ा नहीं, मैं आपके लिए दे रहा हूँ ये आंकड़ा। और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की बात करें, हमने 2020 में 293 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा और 31,70,000 रुपए रिकवर किए। 21 में 385 को पकड़ा। मोस्ट वांटेड की बात हो रही है, जो इनामी है उन इनामी लोगों को हरियाणा पुलिस पकड़ रही है। और सुनिए, एक मिनट सुनिए, अब ये चोर की दाढ़ी में तिनका, आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाह रहे? कृष्ण जी जवाब क्यों नहीं सुनना चाह रहे? आपका एक विधायक भी नहीं रहेगा, एक भविष्य। चलिए नरेश जी, जल्दी से, अभी मानसून सत्र को मिले कि बस आखिरी आपसे टिप्पणी चाहूंगी, आप क्या मानते हैं कितना सफल रहा ये मानसून सत्र? बहुत बड़ा अधिकारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जी रावल जी, एक एक करके ठीक है रावल जी। हमने पिछले 3 साल में बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि हरियाणा हमारा बेरोजगारी में नंबर 1 है, उसके ऊपर काम करना चाहिए था। जबकि आम आदमी पार्टी की पंजाब की हमारे बगल वाली सरकार, उसमें आए दिन एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहा है, सैकड़ों लोग अपनी जान से गंवा चुके हैं। तो आपके हिसाब से प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, बहुत अच्छी बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम निरंतर और बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी विपक्षियों का रोना देश के और प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, ये तो सत्ता प्राप्ति का रोना है। ठीक है, लेकिन जो समस्याएं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आंकड़े जरूर यहाँ पर सामने आते हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल में चीजें सामने आ रही हैं उसे भी इन आंकड़ों को देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का समय हमारे पास बहुत कम, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ रहा है, नहीं तो इस पर हम और आगे यहाँ पर बात करते। तो मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष और पक्ष के बीच होने वाले तीखे सवाल और जवाब जो है वो खत्म नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिन मुद्दों की ओर सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठाती है और जनप्रतिनिधि कितनी सरलता और तेजी से उन समस्याओं का समाधान करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।